नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम ज्योग्राफी पर आधारित भारत एक सामान्य परिचय के भाग 3 को देखेंगे। इस एपिसोड के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके और ज्योग्राफी से जुड़े जो भी कठिन शब्द हैं उनको परिभाषित किया जा सकते। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आज के इस एपिसोड में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। पहला जो बिंदु है भारत के तटीय भाग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत का जो मैप है या भारत की जो मुख्य भूमि है उससे कौन कौन से राज्य जो है तट पे स्थित है, जिनसे जो है समुद्र या महासागर मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में भी जानेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं जो हैं वह किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं किसे कहते हैं। इन सभी बातों पर जो है हम अक्षांश रेखाएं के अंतर्गत देखेंगे। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, उत्तरी गोलार्ध किसको कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसको कहते हैं, इसके बारे में हम इसके माध्यम से जानेंगे। और चौथा जो हेडिंग है भारत एवं कर्क रेखा। भारत और कर्क रेखा के बीच क्या संबंध है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, इन सभी के बारे में इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे। और इस एपिसोड के माध्यम से ये पूरा प्रयास रहेगा कि इन सभी टॉपिक से जुड़ी सारी जानकारी आपको दी जा सके, ताकि आपके अंदर ज्योग्राफी के इन टॉपिक पर किसी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति न हो। आइए पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है भारत के तटीय भाग। जैसा कि आप मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि भारत जो है वह 3 तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इसके जो पूरब में है बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। इसके पश्चिम में बात की जाए तो अरब सागर से यह घिरा हुआ है, और दक्षिण में जो है हिंद महासागर से यह घिरा हुआ है। तो भारत एक ऐसा, भारत को प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रायद्वीप उसे कहते हैं, ऐसे स्थल खंड को कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, और ऐसे स्थल खंड जो चारों तरफ से जल से घिरे हों उन्हें द्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप याद रखिएगा, ऐसे स्थल खंड होते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरे हों। तो आप देख रहे हैं यहाँ भारत जो है, भारत का जो ये पोर्शन है ये 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है। तो इसके कारण जो है भारत को भारत एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य हैं। इनके नाम क्या है, गुजरात, यहां पे आप देख सकते हैं ये गुजरात की सीमा है, ये जो है गुजरात की सीमा है। आप देख रहे हैं कि ये तट रेखा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र इसके जस्ट बगल में है, ये है महाराष्ट्र, ये भी जो है तट रेखा से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा आप देख रहे हैं रेड कलर से है यहाँ पे, ये भी जो है समुद्र तट के किनारे है। तमिलनाडु, तमिलनाडु भी समुद्र तट के किनारे है। इसके अलावा केरल, केरल आप यहां देख रहे हैं, केरल भी समुद्र के किनारे है। उड़ीसा, उड़ीसा आप यहां देख सकते हैं, ये जो है समुद्र के किनारे बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक, कर्नाटक यहां पे है, ये है कर्नाटक, ये भी जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ये वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ पे जो है समुद्र से इतना घिरा हुआ है, ये हुआ पश्चिम बंगाल। और गोवा, गोवा यहाँ पे आप छोटा सा जो ये जगह देख रहे हैं ये वाला, ये गोवा है, इसकी राजधानी यहाँ पणजी दी हुई है, पणजी। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो प्रश्न बनते हैं कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो तट से जुड़े हुए हैं। तो आप इसका सही उत्तर होगा 9। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक किलोमीटर समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। 1214.7 किलोमीटर जो है उसकी तट रेखा से, वह समुद्र के तट रेखा से उसका राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। इसी प्रकार अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो महाराष्ट्र, लेकिन इन सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है
कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक किलोमीटर समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे कम समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, तो गोवा हो जाएगा 151 किलोमीटर। याद रखिएगा कि जो समुद्र यहां पे जो सबसे कम वाली बात हो रही है, ये 9 राज्यों में से ही हो रही है, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? गोवा। प्रश्न यह भी उठता है कि भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के तट रेखा की जो कुल लंबाई है वह 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये 7516.6 किलोमीटर दिया है। ये तट रेखा जो है, ये आप जो देख रहे हैं तट रेखा अभी हम लोगों ने खींचा, इसकी लंबाई तो है ही, साथ ही साथ इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ये लेंथ है आप देख रहे हैं, इसकी जो सीमा रेखा आप निकालेंगे, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं इनकी जो सीमा रेखा आप निकालेंगे, उनका टोटल योग प्लस लक्षद्वीप समूह जो है उसके जो द्वीपों की संख्या है उनका टोटल योग, दोनों को जब मिला के हम निकालेंगे तो भारत के तट रेखा की कुल लंबाई निकलती है 7516.6 किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की जो लंबाई है वह आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन जब कुल की बात की जाएगी तो इसमें भारत के मुख्य भूमि तो होगा ही, यानी कि ये जो भारत का आप मैप देख रहे हैं ये तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी शामिल किया जाएगा, तब जाके जो है 7516.6 किलोमीटर होगा। तो याद रखिएगा कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। और ये जो भी नाम दिए गए हैं आपके स्लाइड्स में दिख रहे हैं नाम, ये सभी जो है घटते क्रम में है, यानी कि जिसकी सीमा सर्वाधिक लगी हुई है उसको फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, उससे थोड़ा सा कम जिसकी है उसको सेकंड नंबर पर, इस तरह करते करते 9 राज्यों को बताया गया है। और जो सबसे लास्ट में है यानी कि गोवा, उसकी सीमा जो है सबसे कम जो है तट से लगी हुई है, कितना? 151 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड्स। आज हम जो है इस स्लाइड्स में अक्षांश रेखाओं को विस्तार से समझेंगे। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो यहां आप ग्लोब देख रहे हैं, ये जो ग्लोब है, ग्लोब पृथ्वी ये हो गया। पृथ्वी अगर हम बीच में से एक रेखा खींच दें जो पृथ्वी को बिल्कुल मध्य भाग से विभाजित करती हो, और ये जो रेखा है दरअसल एक वृत्त है। जब आप इसको प्रैक्टिकली जो है एक बाल को पृथ्वी मानकर करेंगे तो ये पूरा जो है वृत्त की तरह चक्कर लगाएगा, तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं? जो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग। आप जानते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, इसलिए हम जो है स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि एकदम कंप्लीटली जो है बराबर भागों में बांटती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो 0 डिग्री अक्षांश उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो है लगभग बांटती है। 0 डिग्री जो अक्षांश होता है इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा 0, अगर आपसे कोई पूछे कि भूमध्य रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है तो आप कहेंगे 0 डिग्री। और याद रखिएगा भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक वृत्त ही होता है जो पृथ्वी के चारों ओर काल्पनिक रूप से घुमाया गया है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ये बांट रहा है, तो इसको जो है विषुवत वृत्त कहा जाता है। इससे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस स्लाइड्स में हमको ये जानकारी मिली कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसके 2 नाम और हैं।
भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, जिसको विषुवत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी रेखाएं ग्लोब पर यानी कि पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश खींचा हूं मैं, ये जो है भूमध्य रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर इसी के समानांतर हम खींचते जाएं, रेखाएं जो है इसके समानांतर अगर हम ग्लोब पर खींचते जाएं, याद रखिएगा कि ये सभी सर्किल बन रहे हैं। ये सभी जो है इस तरह हम इसके समानांतर खींचना है, बिल्कुल समानांतर। ये वाला रेखा थोड़ा सा समानांतर नहीं हुआ है, इसको आप समानांतर कर सकते हैं, बिल्कुल समानांतर होना चाहिए। अगर इस तरह हम खींचते जाएं तो ये जो समानांतर रेखाएं मिलती हैं, इन्हें ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सभी जो है इस तरह चलती जाती हैं, ये सभी क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। इसी प्रकार जब 0 डिग्री अक्षांश के नीचे हम एकदम समानांतर रेखाएं खींचेंगे, तो ये सभी जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा, अभी हमने भूमध्य रेखा खींचा 0 डिग्री अक्षांश जिसके नाम से जाना जाता है, ये हुआ भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। आप इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश हमने खींच दिया है यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर, अगर इस यहाँ पे हम नॉर्थ, इसको नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो 0 डिग्री ये हुआ। तो भूमध्य रेखा के उत्तर के दिशा ये जो है, ये टोटल, इसको क्या बोलते हैं हम, ये टोटल जो भाग आप देख रहे हैं, ये सभी जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ये सभी जो है उत्तरी गोलार्ध बोले जाते हैं, जो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। और भूमध्य रेखा के नीचे जितने भी क्षेत्र हैं, यानी कि दक्षिण की ओर, इन्हें दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है, जहां अक्षांश रेखाएं जाकर एक बिंदु का रूप धारण कर लेता है और नीचे जो है भी एक बिंदु का रूप, तो जो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर सबसे अंतिमों सर्किल होता है, जो एक बिंदु बन जाता है, उसको जो है उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर जो अंतिम अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, जो जाके जो है बिंदु का रूप धारण कर लेता, अक्षांश रेखा नहीं रह जाता, यानी कि 180वां, उससे जो है हम क्या कहते हैं, जो 90 नंबर जो अक्षांश रेखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। तो अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर जब खींची जाती है, तो जो ऊपर की ओर भाग बचता है, यानी कि उत्तर दिशा में, उस सारे क्षेत्रों को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और जो साउथ की ओर, दक्षिण की ओर जो क्षेत्र बनता है, उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। इस स्लाइड्स में हम जानेंगे कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। यहां स्लाइड्स लिखा हुआ है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 + 89 + 1 = 179 होगी। कैसे होगी, आइए समझते हैं। सपोज दैट ये वाला जो लाइन है, मान लीजिए इसको जो है 0 डिग्री अक्षांश है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। 0 डिग्री अक्षांश है और प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पे जो है हमको एक वृत्त खींचना है, यानी कि अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा के समानांतर खींचना है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के।
तो 1 डिग्री के जब समानांतर खींचेंगे तो हम जो है लगभग ऐसा 89 जो है वृत्त खींचेंगे, जिसको विषुवत वृत्त के नाम से जाना। विषुवत वृत्त के ऊपर जो है अक्षांश रेखाओं का जो है एक झुंड बनता जाएगा इस तरह। फिर से एक यहां खींचेंगे 1 डिग्री के अंतर पर। इस तरह करके जो है जब हम 90वें अक्षांश रेखा पर जाएंगे तो वह एक बिंदु प्राप्त होगा, जिसको हम अक्षांश रेखा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये सर्किल आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सर्किल का जो परिधि है वो घटता जाएगा, और ऊपर बढ़ेंगे तो और छोटा होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब एक बिंदु हमें प्राप्त होगा, वृत्त नहीं प्राप्त होगा। तो जो यह बिंदु प्राप्त होगा इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार जब हम दक्षिण की ओर भी जब खींचेंगे, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के नीचे 1-1 डिग्री के अंतराल पे, तो इसी तरह ये खींचता जाएगा। इस तरह करके जो है हम 90 डिग्री तक जाएंगे। और लास्ट वाला जो बिंदु होगा यानी कि 90वां डिग्री, वहां पे जाके हमें ये जो वृत्त छोटे छोटे होते जा रहे हैं ये जाके जो है एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ये सर्किल। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक जो है 0 डिग्री अक्षांश पहला अक्षांश रेखा हो जाएगा, और ये जो है संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा काल्पनिक अक्षांश रेखा होगा 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि यह सबसे मध्य में खींचा जा रहा है। इसके ऊपर जो भी अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं, यानी कि अक्षांश वृत्त के रूप में रेखाएं खींची जा रही हैं, वह जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगी उनका आकार घटते जाएगा, वे छोटे होते जाएंगी और एक निश्चित समय के बाद वह एक बिंदु के रूप में प्राप्त होंगी, जो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव के नाम से जानी जाएंगी, और जो दक्षिणी ध्रुव है उस दिशा में हम जब बढ़ेंगे आगे जो बिंदु प्राप्त होगा उसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह करते हुए जब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं यानी कि ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक निश्चित समय के बाद जो 90वां यानी कि 19 डिग्री पर जो हम अक्षांश रेखा खींचने जा रहे हैं वो बिंदु प्राप्त हो जा रहा है, तो उसे हम अक्षांश रेखा नहीं मानेंगे। तो 0 डिग्री के बाद कितने अक्षांश रेखाएं हुए, 1 2 3 इस तरह कीजिएगा तो 89 जो है अक्षांश रेखाएं प्राप्त होंगी। इसी प्रकार जो है 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण दिशा में भी जाइएगा तो 89 अक्षांश रेखाएं ही आपको प्राप्त होंगी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 89 जो है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं और 89 जो है दक्षिणी गोलार्ध में, और एक 0 डिग्री अक्षांश। तो इस तरह जो है कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या हो गई 179 हो गई, 179 होगी। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं वह जो है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, और जब भूमध्य रेखा के समानांतर होंगी तो जाहिर सी बात है कि वह एक दूसरे के समानांतर भी होंगी। तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वह 111 किलोमीटर होती है। यह भी बीपीएससी और सिविल सर्विसेज में भी जो है पूछा जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किन्हीं दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, और जब आप मेंस लिखेंगे तो जब आपको इस पे समझ बनी रहेगी तो आप आसानी से ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न आएंगे अक्षांश रेखाओं की उसमें बात की गई होगी तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अक्षांश रेखाएं एक वृत्त होती हैं, उनका आकार ध्रुवों की ओर जाने पर घटता जाता है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है, ये आप एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। भारत एवं कर्क रेखा की बात हम करेंगे इस स्लाइड्स में, यानी कि चौथे टॉपिक के अंतर्गत हम भारत एवं कर्क रेखा के बीच की बात करेंगे। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी हम जो है एक ग्लोब का पिक्चर हम लोग देख रहे थे, ग्लोब था, ग्लोब में जो है हम लोग सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश खींचे,
तो 0 डिग्री अक्षांश जब उत्तर की दिशा में हम 23.5 अंश पे जो अक्षांश रेखा मिलेगा, 23.5 अंश पर जो काल्पनिक रेखा मिलेगा, 23.5 अंश पे 23.5 अंश पर जो काल्पनिक रेखा मिलेगा उत्तर की दिशा में, वह अक्षांश रेखा जिसका मान अक्षांशीय मान 23.5 अंश हो, उत्तर की दिशा में हो, उसको हम कर्क रेखा के नाम से जाने जाते हैं। कर्क रेखा जो होता है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर आपको इन राज्यों को देखना हो तो आप ये देख सकते हैं कि कर्क रेखा जो है, यहाँ पे ये जो है गुजरात, फर्स्ट नंबर किससे गुजर रहा है? गुजरात से गुजर रहा है। गुजरात के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ इसका जो पोर्शन है वो सेकंड राजस्थान में भी है। यहां से आप देख रहे हैं ये जो बिंदु है, यहां से ये सीधी रेखा गई है 23.5 अंश। उसके बाद जो है यहां मध्य प्रदेश तीसरे में किस राज्य से गुजर रहा है? मध्य प्रदेश है। ये जो टोटल एरिया है ये मध्य प्रदेश का है। चौथा नंबर जो है, ये जो पोर्शन है ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है। ये वाला जो है चौथा नंबर जो है छत्तीसगढ़ के पोर्शन है। यहां से आप देख रहे हैं निकल रहा है ये। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड का नंबर आता है। झारखंड से भी कर्क रेखा गुजर रही है यहां से। झारखंड के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, पिछले जो एपिसोड्स हुए हैं, चाहे प्रश्न वाला हो या विस्तृत, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की अवस्थिति कहाँ है। तो ये पश्चिम बंगाल है, यहां से भी गुजर रहा है कर्क रेखा। साथ ही साथ बांग्लादेश होते हुए ये त्रिपुरा राज्य है। कल के भाग में हम लोग देख चुके हैं कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यह भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है, इसको भी याद रखिएगा। प्लस मिजोरम जो अंतिमो भारतीय राज्य है पूर्व दिशा में, वह मिजोरम है जहां से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो 8 राज्य हैं इनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता रहा है कि भारत को कौन सी ग्लोब पर खींची गई कौन सी काल्पनिक रेखा आधे भाग से होकर गुजरती है, यानी कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो है काटती हुई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको इन 8 राज्यों के नाम, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम का नाम याद नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार जो ट्रिक है, इसके माध्यम से जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार का मतलब क्या है, इसको भी जान लीजिए। यहां म का मतलब है मिजोरम, म का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब जो है त्रिपुरा है, प का मतलब पश्चिम बंगाल, र का मतलब राजस्थान, ग का मतलब गुजरात, म का मतलब मध्य प्रदेश, छ का मतलब छत्तीसगढ़ और झार का मतलब झारखंड। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल 8 राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जिनसे जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल याद रखिएगा। इस मैप में आप एक चीज और देख रहे हैं कि भारत की जो अवस्थिति है वह भी दिखाया गया है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत की जो मुख्य भूमि का स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। कल के एपिसोड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। तो भारत जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पूरी तरह से स्थित नहीं है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो उत्तर दिशा की ओर माना जाता है वह कर्क रेखा तक माना जाता है, जबकि ये जो है 37.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी स्थित है और इसका कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी स्थित है। इसी तरह अगर इसकी देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, जिसको हम अगले एपिसोड में विस्तार से पढ़ेंगे, इस मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि पश्चिम में जो है 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह देख रहे हैं कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, पश्चिमी गोलार्ध में बिल्कुल स्थित नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर होगा, जिसको प्रमुख यामोत्तर के नाम से भी माना जाता है, उसके 68 डिग्री 7 मिनट आगे से जो है इसका प्रारंभ होता है। इसका जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसके बाद से ही है। तो भारत की स्थिति आप देख रहे हैं कि पूर्वी गोलार्ध में है और साथ ही साथ वह उत्तरी गोलार्ध में है। तो आप फाइनल रूप से क्या कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये रहा कर्क रेखा पर आधारित महत्वपूर्ण ट्रिक। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि मैप के माध्यम से जो ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है उससे आपको काफी लाभ प्राप्त हो रहा होगा और आप भारत के जो विभिन्न ज्योग्राफिकल चीजें हैं, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत के जो विभिन्न क्षेत्र कहाँ हैं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हो रही होगी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना जो भी रिएक्शन है इसके प्रति कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लग रही है उसके बारे में जरूर बताएं। आप जो है अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी नहीं लग रही है तो इसको भी लिखिए, अगर अच्छी लग रही है तो उसे भी बताइए। इससे जो है हमको अपने एपिसोड को आगे के दिशा में बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। इसलिए कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट ही जो है हमारे वीडियो के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, कुछ नए तरीके के मैप्स के साथ जो भारत के बारे में आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी देंगे, जो इसके पहले आप किताबों में शायद नहीं पढ़ पाए होंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ विदा। अपना ख्याल रखिए कोरोना संकट के काल में।